हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं एनटी के लिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है अपॉइंटमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रह गए हैं जिसके अंदर हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को कवर कर रहे थे। देन इज वी डिड वाज एग्रीमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कवर किया, फिर रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हमने कवर की और आज है आपका अपॉइंटमेंट्स का लेक्चर। तो जिसने भी O2IS एकेडमी की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग PDF चाहिए तो आपको ऐप पर ही मिलेगी। बाकी अगर आप एनटी के लिए और भी अपनी तैयारी को अच्छी करना चाहते हो तो आप HP एनटी का पावर पैक ले सकते हो। इस पावर पैक के अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट्स मिलेंगे, उसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अंदर जो टेस्ट हैं वो अलग अलग वेज में हमने डिवाइड किए हुए हैं। जैसे सेक्शनल टेस्ट हो गया, जिसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक ना एक टेस्ट मिलेगा और आप इन MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जैसे आप MCQs प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो एक तरह से कंसोलिडेट हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, क्योंकि वहां जाके तो अल्टीमेटली आपने MCQs ही सॉल्व करने हैं ना, तो आपकी वो सारी नॉलेज एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप इसके लिए जरूर जाइए। देन इज आज के हम करंट अफेयर्स शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो रिसेंटली जुलाई से लेकर नवंबर तक की जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है जिसके रिगार्डिंग आपसे पूछ लिया जाएगा तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, न्यू चेयरपर्सन ऑफ NCLAT। NCLAT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो इनके न्यू चेयरपर्सन को अभी अपॉइंट किया गया है और वो कौन है? अशोक भूषण जी। ये एक जज हैं, इनको NCLAT के चेयरपर्सन एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि NCLAT है क्या। देखो, NCLAT है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल आपको पता ही है कि एक तरह से कोर्ट ही होता है, लेकिन कोर्ट और ट्राइब्यूनल में इतना डिफरेंस होता है कि हम कोर्ट में हर एक केस के लिए जा सकते हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल्स में हम कोई स्पेशल केस के लिए मतलब एक तरह से अर्जी फाइल करते हैं। तो ये कंपनीज के रिगार्डिंग जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैं अपीलेट ट्राइब्यूनल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं NCLT की बात कर रही हूँ। तो जो NCLT है वो 2016 में बना था और एक रिकमेंडेशन दी थी किसने? जस्टिस इराडी कमेटी ने। इसके रिगार्डिंग भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि NCLAT कौन सी कमेटी के द्वारा आया था। तो जस्टिस इराडी कमेटी ने बताया था कि भाई आपको एक नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए। दैट मीन्स जो भी कंपनी के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं वो किसी ना किसी कोर्ट में तो जाएंगे। अब तो वो NCLT में जाते थे। अब जैसे हम हाई कोर्ट में अपना केस लेके जाते हैं और फिर अगर हमें उन केस में ऐसे लगता है कि हाँ अभी हमें दोबारा से अपील करनी चाहिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं। ऐसे ही NCLT के अगर डिसीजंस कोई पर्सन को अच्छे नहीं लगे हैं या फिर उनको लगा कि अभी मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो वो दोबारा से कहां पर अपील कर सकता है? NCLAT में अपील कर सकता है। ये भी 2013 के कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। इसके अंदर भी कुछ केसेस आते हैं जिसके बारे में ये जो ट्राइब्यूनल है केसेस को सॉल्व करती है, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मतलब आपको आई होप पता ही होगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कोई एक तरह से लोन वगैरह लिया है, अगर वो वापस नहीं दे पा रहा है तो दैट मीन्स वो पर्सन क्या है? इंसॉल्वेंट है। बैंक्रप्सी की बात करूं तो बैंक्रप्सी के अंदर लीगली डिक्लेयर हो जाता है कि ये वाली कंपनी जो है या कोई भी कंपनी जिसने लोन लिया है वो एक तरह से लोन वापस नहीं दे पा रही है, तो वो लीगली जो यहां पर बता दिया जाता है उसको हम बैंक्रप्सी कहते हैं, अदरवाइज उसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो इनके रिगार्डिंग केसेस वगैरह को देखता है। ऐसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के केसेस को भी NCLAT देखता है। देखो, ये मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है कि NCLAT के अंदर कौन कौन से केसेस देखे जाते हैं, तो इसीलिए आपको बता रही हूँ। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये भी एक ऐसा कमीशन है जो कि कंपनीज के अंदर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बना रहे उसके लिए काम करता है। अगर उनके डिस्प्यूट्स वगैरह आ जाएंगे तो वो भी NCLAT देखती है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। दैट मीन्स एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर पावर है कि वो ज्यूरिसडिक्शंस वगैरह कर सकती है, जस्टिस वगैरह, मतलब एक तरह से जो भी डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग जो भी जस्टिस वगैरह है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो न्यू पर्सन कौन है NCLAT के? अशोक भूषण जी, ये एक जज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फिक्की है उसके एक नए डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया है। तो उनके डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण चावला जी। ठीक है, फिक्की के बारे में बात कर लेते हैं। जो फिक्की है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
तो ये जो फिक्की है वो 1927 में बनी थी, जिस टाइम पे हमारा ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1927 में बनी थी। इसका काम बेसिकली ये था, जैसे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस कंपनीज होती है, अब उनका बिजनेस किसी कंट्री में कैसे चलेगा, जिस टाइम पे उन बिजनेसमैन का गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ थोड़ा तालमेल बना रहेगा उस टाइम पे उनका बिजनेस चलेगा ऑफ कोर्स। तो जो फिक्की है वो एक तरह से वॉइस ऑफ इंडियाज बिजनेस एंड इंडस्ट्री है। मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी जो एक तरह से ये वॉइस है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ मैच करने के लिए जो भी सरकार पॉलिसीज बना रही है वो हमारे बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है, वो एक तरह से फिक्की इन सब चीजों को देखती है। तो ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बना था। उनके अभी जो न्यू डायरेक्टर जनरल जी अपॉइंट किए गए हैं वो हैं अरुण चावला। ये चीज आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि बार्कलेस के नए सीईओ को अपॉइंट किया गया है। सीईओ क्या होता है? बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इनको किसको अपॉइंट किया गया है? तो CS वेंकट कृष्णन। ये एक इंडियन बॉर्न, मैसूरू में बॉर्न हुए थे, तो लेकिन फिलहाल ये इंडियन बॉर्न अमेरिकन बैंकर हैं। तो इनको ब्रिटिश का एक बैंक है बार्कलेस, जिसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है, तो उनके एज अ सीईओ ये अपॉइंट हुए हैं। आप देख सकते हो कि हमारे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं कितनी अलग अलग फील्ड्स में हर एक कंट्री में अलग अलग जगह पे अपॉइंट हुए जा रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं कि अभी रिसेंटली पीटीसी इंडिया लिमिटेड, पीटीसी क्या है? पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ये एक कंपनी है, इसके चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है। तो उनके चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार मिश्रा जी, ये इनके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि पीटीसी है क्या। देखो पीटीसी क्या है? पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ये जो कंपनी है वो 1999 में बनी थी और बेसिकली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये ऐसी कंपनी है जो पावर ट्रेड को देखती है। पावर ट्रेड क्या होती है? बेसिकली आपकी जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर पावर सप्लाई करनी है उसकी ट्रेड इधर से उधर जो भी हो रही है। पावर क्या है? आपकी एनर्जी बेसिकली, है ना, कितने वॉट्स एनर्जी है, तो उसकी जितनी भी सप्लाई वगैरह है तो ये कंपनी उस चीज के बारे में देखती है। तो उनके जो नए चेयरमैन जो अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? राजीव कुमार मिश्रा। देखो आपको सिर्फ पेपर के लिए ही ये अपॉइंटमेंट्स याद करनी पड़ेंगी, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इनको ना इनकी टर्म्स के साथ लिंक कर सकते हो। जैसे राजीव कुमार मिश्रा जी हैं, वो पीटीसी के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो अगर आप मतलब ऐसे देखोगे, देख देख के ही इनको याद करोगे तो आपकी ब्रेन के अंदर ये जो इमेजेस हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आप इन सब चीजों को याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे नेक्स्ट जो नेवल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो अपॉइंट कर लिए गए हैं। इससे पहले हमारे देखो होता क्या है, हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है ना, उसके अंदर एक इंडियन आर्मी है, देन इज नेवी है और एयरफोर्स है। ठीक है, अब इन सारी फोर्सेस के एक मेन हेड होते हैं जिनको हम कहते हैं, इंडियन आर्मी के लिए बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऐसे ही नेवल वाले के लिए बोलते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, देन इज एयरफोर्स वाले के लिए चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ। ठीक है, तो इनका जो चीफ होता है, मतलब इस पूरी फोर्स का जो हेड होता है वो अपॉइंट किया जाता है। देन इज ये जो हेड होते हैं ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके साथ। बेसिकली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको सलाह वगैरह देते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम पे हमारी नेवी ऐसा करेगी। जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो उनके बारे में बताते हैं। ऐसे ही आर्मी स्टाफ हो गया, एयरफोर्स स्टाफ हो गया। तो अभी हमारे रिसेंटली जो नेवल स्टाफ के चीफ हैं वो चेंज हो गए हैं नवंबर के टाइम पे। उससे पहले हमारे जो चीफ थे वो थे करमबीर सिंह, एडमायरल करमबीर सिंह। लेकिन अभी कौन है? एडमायरल आर हरि कुमार। यहां पे आपने जो चीज याद रखनी है वो ये कि जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उनका जो रैंक होता है वो एडमायरल का होता है। देन इज वो एक 4 स्टार रैंक है। 1968 से पहले जो चीफ होते थे उनका 3 स्टार रैंक होता था। आपसे पूछा जाएगा कि जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो कितने स्टार रैंक के होते हैं, तो वो 4 स्टार रैंक होते हैं। देन इज एडमायरल होते हैं। बाकी जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो मैंने आपको बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए एज अ एडवाइजर की तरह काम करते हैं। और पूरी एक तरह से नेवी, पूरी जितनी भी एयरफोर्स या यू कैन से नेवी है या फिर आर्मी है, उन सारों को बांध के कौन रखता है? उनके जो भी चीफ होते हैं। देन इज एक और चीज आपने याद रखनी है, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होता है उसका कुछ टर्म होता है, या तो वो 62 ईयर्स के पूरे हो गए हों या फिर उन्होंने 3 साल तक अपना जो टर्म है उसके लिए उन्होंने सर्विस दे दी हो। तो इतने टाइम तक वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह सकते हैं। जो करमबीर सिंह है उनकी एज हो गई थी 62 हो गई थी, इस वजह से उनको अभी चेंज करके एडमायरल आर हरि जी को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है।
एक और चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि हमारी कंट्री की अलग अलग कैबिनेट कमिटीज होती हैं, 8 कैबिनेट कमेटी हैं, उनके अंदर एक अपॉइंटमेंट कमेटी भी है। तो ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है यही चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो CISF है उनके अभी डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं। तो एक IPS रैंक के जिनका नाम है बेसिकली बिहार कैडरा के हैं, ये 1986 बैच के, तो श्री शीलवर्धन सिंह, तो इनको एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF अपॉइंट किया गया। एक बार CISF के बारे में देख लेते हैं हम। CISF है क्या? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखो ये एक ऐसी फोर्स है, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है ना, CAPF हैं, इन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक CISF भी आती है। ऐसे ही और कौन कौन सी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे BSF हो गया, देन सशस्त्र सीमा बल हो गया, असम राइफल्स हो गया, ऐसे अलग अलग फोर्सेस हैं। तो उनमें से एक फोर्स CISF भी है। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जैसे एटॉमिक पावर प्लांट्स हो गया, मतलब अलग अलग जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो वो CISF ही प्रोवाइड करती हैं। तो अभी इनके जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? श्री शीलवर्धन सिंह, IPS रैंक के ऑफिसर हैं। अगर मैं CISF की बात करूं तो 1969 में एक एक्ट आया था, उसके द्वारा CISF को बनाया गया, लेकिन 1983 में CISF को आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। बाकी जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ना, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो गया, उन सब के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो सारी CISF ही होती है। एक और चीज की जो CISF है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये कुछ चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। ऐसे ही NDRF के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? अतुल करवाल जी। ठीक है, अतुल करवाल कौन है? ये IPS रैंक के ऑफिसर हैं, 1988 बैच के। ठीक है, गुजरात कैडर के ये IPS ऑफिसर हैं। तो इनको NDRF क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जैसे अगर कहीं पे भी डिजास्टर आता है तो उस डिजास्टर के लिए एक फोर्स भेजी जाती है। वो कौन सी फोर्स है? नेशनल डिजास्टर, NDRF ही है। ठीक है, वहां पे उस डिजास्टर में जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह करने होते हैं तो वो ये फोर्स ही करती है। तो उनके अब जो चीफ हैं, बेसिकली डायरेक्टर जनरल जो हैं, वो कौन अपॉइंट हुए हैं? अतुल करवाल जी। अब आपने कुछ चीजें NDRF के बारे में याद रखनी है कि 2005 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जो कि है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंदर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाई गई, प्लस इसके अंदर NDMA भी बनाई गई। NDMA क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है जिसके हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। इसके बारे में पूछा जाता है कि NDMA के हेड कौन होते हैं? तो वो प्राइम मिनिस्टर ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड होते हैं, और जो उनके अंडर जो फोर्स आती है उनके जो हेड हैं वो कौन है? हमारे डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल। उनके NDRF के जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं वो हैं अतुल करवाल जी। ये कुछ चीजें आपने इनके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसे ही जो NCB है उनके भी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। तो वो कौन है? सत्यनारायण प्रधान जी। ठीक है, NCB है क्या? बेसिकली नेशनल कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का मतलब क्या होता है? जितनी भी आपका ड्रग से रिलेटेड कोई भी चीज हमारी कंट्री में हो रही है, ड्रग एब्यूज हो रहा है, गलत तरीके से ड्रग्स को यूज किया जा रहा है, तो उन सब चीजों को एक ब्यूरो देखती है जिसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, अब इनके जो हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? सत्यनारायण प्रधान जी। जो बेसिकली ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो किसके अंडर बनी है? तो हमारा एक एक्ट आया था 1985 में जिसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। 1985 में इसका एक्ट आया था और 1986 में इस ब्यूरो को बना दिया गया। ये जो ब्यूरो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। एक और चीज कि हमारे जो DPSP हैं, DPSP हमारे कहां से लेके हैं? 36 से लेके 51 तक हैं। तो उन DPSP में जो आर्टिकल 47 है वो ये कहता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी ड्रग से रिलेटेड चीजें हैं उन सब चीजों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इस आर्टिकल के तहत ही इस एक्ट को बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्टिकल 47 ये कहता है कि डायरेक्ट्स द स्टेट टू एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। मेडिसिनल पर्पसेस के अलावा जो भी आपके ड्रग्स वगैरह यूज हो रही हैं उन सब चीजों को कंट्रोल करेंगे, उन सब चीजों को प्रोहिबिट करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 47 कहता है और इसके तहत ही इस एक्ट को बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ICC मेंस क्रिकेट
कमिटी, इसके अभी जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट हुए हैं। तो बेसिकली है क्या आईसीसी, ये देख लेते हैं। आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है पहले 1909 में बना था, उस टाइम पे इसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहते थे। और ये किसने बनाया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने मिलकर ये बनाया था। 1965 में इनका नाम चेंज कर दिया गया आईसीसी को, जो पहले इंपीरियल था अब बन गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और फिर दोबारा से 1987 में ये बन गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अब ये बन गया क्या? काउंसिल। अब इस आईसीसी के अंडर अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं, जैसे एक मेंस क्रिकेट कमेटी हो गया, ऐसे ही एक वुमेन्स क्रिकेट कमेटी हो गया, और ऐसे ही इन सारी कमिटीज की एक मेन कमेटी होती है, ठीक है। उन सारों के जो चेयरमैन वगैरह है वो अपॉइंट किए जाते हैं। अगर मैं मेंस क्रिकेट कमेटी की बात करूं तो उनके जो चेयरमैन है अभी रिसेंटली सौरव गांगुली जी को अपॉइंट किया गया है। उससे पहले कौन थे? अनिल कुंबले जी थे। तो ये भी हमारे इंडियन क्रिकेटर ही हैं। 2012 से लेके अब तक के 3 टर्म्स इन्होंने सर्व किए हैं, मतलब 3 साल के लिए इन्होंने 3 बार सर्व किया है। ऐसे ही जो आईसीसी के जो मेन कमेटी में अभी आपको बता रही थी, तो उनके भी सीईओ को अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है? जियोफ एलार्डाइस। तो ये भी बेसिकली फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है, उसके पहली बार जो प्रेसिडेंट बने हैं वो एक वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। इससे पहले जो प्रेसिडेंट बनते आ रहे थे वो मैन प्रेसिडेंट थे। तो वो कौन बने हैं? हर्षवंती बिष्ट। तो ये एक उत्तराखंड के हैं। बेसिकली इन्होंने माउंटेनियरिंग में बहुत ज्यादा काम किया है, तो इनको एज अ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब एक बार आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं कि ये एक ऐसी बॉडी है, जितने भी माउंटेनियरिंग को लेके, माउंटेन पे कहीं पे क्लाइंबिंग वगैरह करने हैं, उनके रिगार्डिंग जितने भी एक्सपीडिशंस वगैरह हैं, उन सब चीजों को ये बॉडी ऑर्गेनाइज करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो एक तरह से माउंटेनियरिंग वगैरह एक्टिविटीज को प्रमोट करती है, इंकरेज करती है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स वगैरह, थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। तो इनके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कौन हुए हैं? हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैं, उसके अभी चेयरमैन अपॉइंट किए गए। तो वो कौन है? विवेक जौहरी जी। ये विवेक जौहरी जी हैं, जो कि सीबीआईसी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए। एक बार हम सीबीआईसी देख लेते हैं पहले है क्या, फिर उसके बाद आप इनको लिंक कर सकते हो, इनके नाम को इस सीबीआईसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक कर सकते हो। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो जितना भी हमारा रेवेन्यू आता है, कंट्री का रेवेन्यू कलेक्शन होता है, तो वो ये डिपार्टमेंट ही देखता है। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर भी 2 बोर्ड्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो आ गया आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और एक आ गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो ये 2 बोर्ड्स आते हैं। ये 2 बोर्ड्स किस चीज से रिलेटेड है? डायरेक्ट टैक्सेस से और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? जैसे जो भी आपकी सैलरी वगैरह के ऊपर डायरेक्टली टैक्स काटा जाता है, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, तो वो डायरेक्टली आपकी सैलरी से कट हो जाता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो जितना भी आप जीएसटी वगैरह देते हो, कोई चीज खरीदते हो, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो अब इस इनडायरेक्ट टैक्स को देखने के लिए कौन सा बोर्ड है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो ये किन 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 चीजों को देखता है? जितना भी जीएसटी है सेंट्रल का और इंटीग्रेटेड जीएसटी है। सेंट्रल और इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर खरीदी है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है आधा उसमें से सेंटर को जाता है, जिसको हम सीजीएसटी कहते हैं। देन इज इंटीग्रेटेड जीएसटी जो स्टेट और सेंटर में डिवाइड होता है। देन इज एसजीएसटी जो कि स्टेट को मिलता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कौन देखता है? ये बोर्ड ही देखता है। उसके जो अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? विवेक जौहरी जी। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। इसकी मिनिस्ट्री भी याद रखनी है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। बाकी एक और चीज जो कि ये 2 बोर्ड्स हैं वो कौन से एक्ट के द्वारा बनाए थे? 1963 में एक एक्ट आया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। इस एक्ट के द्वारा इन दोनों बोर्ड्स को बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इंटरपोल है, इंटरपोल क्या है आपकी? उसके अभी प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है। तो बेसिकली आपकी जैसे कंट्री के अंदर एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, मेन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरी कंट्रीज में जो भी पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी चीजें हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। तो इसके अभी प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो यूएई के
एक इंस्पेक्टर जनरल है जिनका नाम है अहमद नसर अल रियासी, तो इनको एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल और अपॉइंट किया गया है। तो इंटरपोल है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पुलिस को देखती है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी क्राइम्स से रिलेटेड जो भी पुलिस काम करती है तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लियोन, फ्रांस के अंदर है। देनिस कहाँ पर अपॉइंट हुए थे? ये इस्तांबुल तुर्की में एक मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर इनको अपॉइंट किया गया 4 ईयर टर्म के लिए, और यहाँ पर जो असेंबली चल रही थी वो 89th इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग थी। तो आपने बस इसमें ये याद रखना है कि इंटरपोल है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। उनके जो प्रेसिडेंट है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो यूएई के इंस्पेक्टर जनरल हैं अहमद नसर अल रियासी, इनको अपॉइंट किया गया है। बाकी इनका एक हेडक्वार्टर याद रखना है कि लियोन, फ्रांस के अंदर इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्विटर के भी सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडियन बॉर्न अमेरिकन वगैरह हैं जिनको अलग अलग जगह पे अपॉइंट किया जा रहा है, ऐसे ही ट्विटर के सीईओ भी कौन अपॉइंट हुए हैं? पराग अग्रवाल जी। ये बेसिकली इनका जो जन्म है वो अजमेर राजस्थान के अंदर हुआ था, तो ये अभी इंडियन अमेरिकन है, दैट मीन्स बॉर्न यहाँ पर हुए थे, लेकिन अभी इनकी जो सिटीजनशिप है वो अमेरिका की है और वो ट्विटर के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। तो आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज, इनके भी अभी सीईओ को अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है? पद्माजा चंद्रू जी। ये इनकी पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। देन इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज है क्या? बेसिकली देखो, जितनी भी आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमी की कैपिटल मार्केट जो है उसके अंदर जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज बेसिकली क्या होती है? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ने अगर पैसा रेज करना है तो उसके लिए वो अपनी सिक्योरिटीज वगैरह देती है और उनको पब्लिक खरीदती है, ठीक है, उनको पब्लिक खरीदती है और उनको एक तरह से इंटरेस्ट वगैरह आता रहता है, तो उस वजह से वो खरीदती है। एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। तो उन सारी सिक्योरिटीज की एक तरह से डिपॉजिटरी है, एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो उन सारी सिक्योरिटीज को देखती है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज है। इससे पहले 1996 से पहले ये जो डिपॉजिटरी है उसके अंदर जो भी सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता था, जैसे कोई बंदा अगर अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है या बाय कर रहा है, उससे पहले जो एक्सचेंज होता था वो बेसिकली पेपर्स के वे में होता था। लेकिन अभी तो आपको पता ही है कि डीमैट अकाउंट वगैरह खुल जाता है, उसके अंदर आप वर्चुअली भी उसको क्या कर सकते हो? ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, किसी भी सिक्योरिटी को बेच सकते हो और खरीद सकते हो। तो उन सारी चीजों को कौन देखता है? NSDL ही देखती है। तो ये कब बनी थी? 1996 में एक एक्ट पास किया था, तो उस एक्ट के द्वारा इस डिपॉजिटरीज को बनाया गया था। इसके सीईओ आपने याद रखना है पद्माजा चंद्रू जी हैं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है कि क्रिसिल कंपनी जो है उसके अभी सीईओ को अपॉइंट किया गया है, तो वो है अमीश मेहता जी, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्रिसिल है क्या। देखो, क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग कंपनीज को रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो ये एक क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का यही काम होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनीज है या कोई भी एनजीओज है या कोई भी ऐसी कंट्रीज हैं, उनके अंदर जो भी कंपनीज लोन वगैरह ले रही हैं, क्या वो उस लोन को दोबारा से रीपेमेंट कर रही हैं, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो रीपे कर रही हैं वो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उन कंपनीज को एक तरह से रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो उससे हमें एक तरह से ट्रांसपेरेंसी पता चलती है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी जो है अपने जो लोन्स वगैरह है वो टाइमली पेमेंट कर रही है, ठीक है, उनकी। तो इन सारी चीज़ों को एक तरह से रेटिंग प्रोवाइड करता है कौन? क्रिसिल। ऐसे ही और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो आपने क्रिसिल के बारे में याद रखना है। जो क्रिसिल है बेसिकली इंडिया के अंदर आईसीआईसीआई ने और यूटीआई ने मिलकर इसको फाउंड किया था 1988 में। लेकिन 2005 के टाइम पे यूएस की एक क्रेडिट स्कोर कंपनी थी जो कि S&P, उसने क्या किया? इस कंपनी के क्रिसिल के बहुत सारे शेयर्स को खरीद लिया। तो अब जो क्रिसिल कंपनी है वो यूएस बेस्ड कंपनी है एक तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शेयरिंग, जिसकी ज़्यादा शेयर होते हैं तो उसी की वो मानी जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ था। क्रिसिल कंपनी के जो सीईओ है वो कौन है? अमीश मेहता जी, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि LIC इंडिया के भी MD को अभी अपॉइंट किया गया है। तो उनके MD कौन है? BC पटनायक जी। एक बार हम LIC की बात कर लेते हैं कि जो LIC है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक एक्ट द्वारा बनी थी, तो इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। देन इज ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, मतलब कि इसका पूरा स्टेक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट होल्ड करती है। देन इज LIC, आपको पता ही है कि जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर इंश्योरेंसेज वगैरह होती हैं तो वो ये LIC करती है। सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर जो इंश्योरेंसेज है वो सारी इस कंपनी ने होल्ड की हुई है, ठीक है। बिगेस्ट शेयर इन इंडियाज इंश्योरेंस बिजनेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि EESL क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसके भी अभी CEO को अपॉइंट किया गया है, और वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अब एक बार EESL देख लेते हैं। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, कि ये एक ऐसी कंपनी है, एक तरह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। 2009 में बनी थी ये कंपनी। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारी कंट्री के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को एक तरह से इन्हांस करती है। एनर्जी एफिशिएंसी मैंने आपको पहले भी क्लास में एक्सप्लेन किया था कि एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हम कम से कम एनर्जी यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकें, ठीक है। आपकी कम से कम एनर्जी लगे और वो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है। जैसे जो आपकी उजाला स्कीम थी ना, उजाला स्कीम के अंदर हर एक हाउस होल्ड्स को LED बल्ब्स वगैरह बांटे गए थे, तो वो उजाला स्कीम भी EESL ने ही लॉन्च करी थी। अब वो LED बल्ब्स क्यों उन्होंने ऐसे बांटे? क्योंकि LED बल्ब्स में जो पावर यूज होती है, जो एनर्जी यूज होती है, वो कम होती है एज कंपेयर टू जो हमारे पुराने बल्ब्स होते हैं जिसमें येलो कलर की लाइट होती थी, ठीक है। तो बाकी जो EESL है वो एक कंपनी है जो कि किसने मिलकर लॉन्च करी है? NTPC हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेटेड लिमिटेड हो गया, कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, तो इन सब ने मिलकर इस कंपनी को लॉन्च किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, और इसका जो हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए 8 मिशन है ना, 8 मिशन, जिसके अंदर नेशनल वाटर मिशन हो गया, सोलर मिशन हो गया, उन सारे मिशंस में से एक मिशन ये भी है कि नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसको भी कौन देखता है? इसको भी EESL ही देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। ये कुछ चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन को अपॉइंट किया गया। पहली बात तो वो कौन है? सज्जन जिंदल जी हैं। अब एक बार वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बारे में देख लेते हैं। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि स्टील की यूज़ को एक तरह से प्रमोट करेगी, कि जो स्टील है वो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके, उस चीज़ को प्रमोट करने का काम किसका है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का। ये बनी कब थी? 1967 में बनी थी। उस टाइम पे इसका नाम था इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट। फिर बाद में 2008 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। बाकी ये काम उसी चीज़ के लिए करती है कि जो भी स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको प्रमोट करती है एक तरह से, या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टील की चीज़ें यूज़ हो सकें। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए इतना काम नहीं कर रही है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक योजना थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च करी थी, ठीक है। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। अभी रिसेंटली क्या है, इनके CEO को अपॉइंट किया गया है। वो कौन है? रितेश चौहान जी। ये एक IAS ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ CEO ऑफ दिस योजना। अब एक बार इस योजना के बारे में देख लेते हैं कि ये एक ऐसी योजना है, जितने भी फार्मर्स है ना, जब वो कोई क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, अब उस क्रॉप की इंश्योरेंस करवाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना में ये बोला था कि जो फार्मर्स हैं, अगर तो कोई खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो भी आप जो फार्मर्स हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक के मंथ के बीच में ग्रो करते हैं और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट करते हैं, उन सबको खरीफ क्रॉप कहते हैं। देन इज राबी क्रॉप होगी, जो आपकी नवंबर से लेके फरवरी तक के मंथ में उसको लगाते हैं, फिर उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इन सारी क्रॉप्स के लिए उन्होंने बोला कि अगर एक फार्मर की खरीफ क्रॉप है तो उसके ऊपर 2% प्रीमियम आपको जमा करवाना पड़ेगा, और अगर आपकी क्रॉप खराब होती है फिर उसके लिए जो पैसा होगा वो आपको इस योजना के अंडर मिलेगा। एक तरह से ये क्रॉप इंश्योरेंस की एक योजना है। तो उनके अभी जो CEO है वो कौन है? रितेश चौहान जी। ये एक IAS ऑफिसर है। आपने ये याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, ये कई बार पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो आपकी यहाँ तक थी अपॉइंटमेंट्स, आपकी थोड़ी सी अपॉइंटमेंट्स और रहती हैं तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। लेकिन आपके पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की थी उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स और रिपोर्ट्स आपकी रह गई थी, ठीक है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी जो मुझे लगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने एक सर्वे बेसिकली लॉन्च किया था, उसका नाम है नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। इसका जो 5th पार्ट है अभी लॉन्च हुआ था। उससे पहले कितने पार्ट इसके हो चुके हैं? ऑफ कोर्स 5 हो चुके हैं। तो वो कब कब आए थे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट जो है 92-93 के दौरान आया था। देन इज 98-99 के टाइम पे सेकंड आया था, और 2005-6 के अराउंड इसका थर्ड आया था, और 14-15 के टाइम इसका फोर्थ आया था, और फिफ्थ जो है अभी 20-21 के टाइम पे आया है। ये एक ऐसा सर्वे है जो फैमिलीज के ऊपर काम करता है। उस फैमिलीज के अंदर ये चीज फाइंड आउट करता है कि फॉर एग्जांपल जो एक तरह से फीमेल सेक्स रेशो है वो कितना है, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, ओबेसिटी कितनी है, अंडर वेट कितना है, देन इज स्टंटिंग कितनी है, तो इन सारी चीज़ों को, एनीमिया कितना है, सारे फैमिली हाउस होल्ड्स वगैरह के अंदर इन सारी चीज़ों को ये देखता है। तो जो 20-21 वाला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5वां, वो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है। उसके रिगार्डिंग आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे आपका जो फीमेल बेसिकली आपका जो सेक्स रेशो होता है, हम 1000 मेंस के हिसाब से देखते हैं कि 1000 मेन के हिसाब से कितनी फीमेल अभी हैं एक तरह से। तो इस सर्वे ने बताया कि 1000 मेन के ऊपर 1020 वुमेन अवेलेबल हैं। बेसिकली इससे हम ये चेक करते हैं कि क्या जितने मेन हैं क्या उतनी ही फीमेल्स हैं, ठीक है। ये एक तरह से सेक्स रेशो होता है, तो यहाँ पर इंक्रीज करिए, मतलब अच्छा है एक तरह से ये। देन इस सर्वे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं वो एकदम पैदा होने के बाद ही वो मर जाते हैं, कुछ ना कुछ डिजीज होने की वजह से या कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की वजह से, तो वो एक तरह से कम हुआ है, तो वो अच्छी बात है। जो आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं ना, ये 14-15 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है उसका यहाँ पर डाटा दिया गया है, लेकिन जो रेड में आपको शो किया गया है वो 5th सर्वे का डाटा है। तो हमने नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में भी इंप्रूवमेंट करी है, वो भी कम हुआ है। नियोनेटल का मतलब होता है कि जिस टाइम जो बच्चा है एक तरह से वूम में ही मर जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। देन इज अगर मैं स्टंटिंग की बात करूं, स्टंटिंग का मतलब यही होता है कि ऐसे लोग जिनकी जो हाइट होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू उनकी एज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसकी जो परसेंटेज है वो पहले से इंक्रीज करी है। देन इज अंडरवेट की बात करूं तो जो अंडरवेट बच्चे हैं उनकी भी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। ओवरवेट बच्चे भी इंक्रीज हुए हैं, जो कि 5 से लेके जो नीचे वाले बच्चे हैं जिनका वेट इंक्रीज किया गया वो भी बड़े हैं। तो यहाँ पे आप बीपी देख सकते हो कि मेन और वुमेन में अलग अलग है। यहाँ पर मेंस में ज़्यादा बीपी होता है, हाई प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर इस फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताई हैं, तो आपने इसके बारे में याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको लॉन्च करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक और आपकी इंडेक्स है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, 2021 वाली लॉन्च हुई। तो हर बार इस इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है? तो वो लॉन्च करता है यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को लॉन्च करते हैं। अब इस इंडेक्स के अंदर बताते क्या हैं? इस इंडेक्स के अंदर ये बताते हैं कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी कंट्री जो है वो कितनी मल्टी डायमेंशनली पुअर है, मतलब कितनी पॉवर्टी है उसके अंदर। उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरियाज यूज करे गए हैं। क्या क्राइटेरिया है? जैसे उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इक्वल वेटेज दी हुई है, ठीक है। हेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, जैसे हर एक कंट्री के अंदर न्यूट्रिशन कितना अच्छा है, क्या वहाँ पे बच्चों की मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इन चीज़ों के बारे में हेल्थ पैरामीटर्स में कवर होता है। देन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो एजुकेशन में कवर होती है कि कितने साल बच्चों ने पढ़ाई करी है, 10वीं के बाद ही कहीं ड्रॉप आउट कर देते हैं, देन इज कहीं 12th के बाद ड्रॉप आउट करते हैं, तो ईयर ऑफ स्कूलिंग चेक करते हैं। स्कूल अटेंडेंस चेक करते हैं कि कितने बच्चे जो इनरोल्ड हैं वो स्कूल में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर ये कुछ ऐसे 6 पैरामीटर्स को चेक करते हैं, जैसे कि आपका कुकिंग फ्यूल हो गया, जैसे एलपीजीज वगैरह है ना, उससे पहले जैसे रूरल एरियाज के अंदर चूल्हे के ऊपर खाना बनाया जाता था, तो जिनके पास कुकिंग फ्यूल है दैट मीन्स वो मल्टी डायमेंशनली जो पॉवर्टी है उसके थोड़े अबव लेवल पे हैं। देन इज इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इन कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पर चेक किया जाता है।
ओके, इंडिया का रैंक आपने याद रखना है कि 109 कंट्रीज में इंडिया का रैंक जो है वो 66 है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको इस इंडेक्स के बारे में बताया, ऐसे ही हमारे नीति आयोग ने हमारी कंट्री के अंदर एक इंडेक्स निकाला है, वो फर्स्ट एवर है। दैट मीन्स ये पहली बार लॉन्च हुआ है। इसका नाम भी क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ही है, लेकिन ये किसी बाहर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं निकाला है, हमारे नीति आयोग ने निकाला है। और हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि हर एक स्टेट में कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है। यहाँ पर पैरामीटर्स उन्होंने सेम ही यूज़ किए हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किए थे ना, यहाँ पर यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड इसने इनिशिएटिव ने जो भी पैरामीटर्स इन्होंने यूज किए थे, सेम पैरामीटर्स यूज करके नीति आयोग ने हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको बताया कि कौन सी जो स्टेट है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा जिसने परफॉर्म किया है एक तरह से, जो कि मल्टी डायमेंशनली एक तरह से पुअर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो है केरला। उनको यहाँ पर स्कोर वगैरह दिए जाते हैं, या यू कैन से परसेंटेज दी जाती है। तो केरला की जो परसेंटेज है वो 0.71% है। ठीक है, ये बिल्कुल टॉप पे आता है। देन इज, अगर मैं सबसे ज्यादा ऐसी स्टेट की बात करूं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, तो उसमें बिहार आता है। ठीक है, तो उसकी जो परसेंटेज है वो, उसके अंदर जो पॉवर्टी है वो 51% कुछ पॉवर्टी है। आपने अपने हिमाचल का भी याद रखना है कि हमारी भी जो कैटेगरी है वो लेस देन 10% है। दैट मीन्स हमारी स्टेट के अंदर भी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो आपकी रिपोर्ट है दैट इज अ स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर जो पूरे वर्ल्ड के बच्चे हैं उनके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट वगैरह दी जाएगी। तो ये रिपोर्ट निकालता कौन है? यूनिसेफ निकालता है। यूनिसेफ क्या है? आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, पहले तो इसकी थीम देख लेते हैं कि क्या है। तो 2021 की जो थीम है वो है ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। एक बार इनकी फाइंडिंग्स भी देख लेते हैं हम कि इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के अंदर जो बच्चों की रिपोर्ट है उसके अंदर बताया क्या है। तो देखो, इन्होंने ये बताया कि हमारे एवरेज जो वर्ल्ड के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, एडोलेसेंट्स हैं, जो ओवरवेट है वो कितने हैं? 24%। और इंडियन पॉपुलेशन के अंदर कितने बच्चे ओवरवेट हैं? 7%। उन्होंने कुछ और चीजें बताई, जैसे कि 41% ऐसे एडोलेसेंट्स हैं जो कि अपने मेंटल हेल्थ की एक तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए कि उसको कैसे ठीक किया जाए, तो इतने एडोलेसेंट्स ही विलिंग हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को एक तरह से ठीक करें। देन इज, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो हेल्थ बजट है उसमें वो कितना है? सिर्फ 0.05%, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसी कुछ चीजों के बारे में इस रिपोर्ट ने बताया है। यूनिसेफ क्या है? आपकी एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी कह सकते हो आप। देन इज, ये कब बनी थी? 1953 में बनी थी। 1965 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। देन इज, यूनिसेफ भी किसी एक पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर काम करती है। उस ट्रीटी का क्या नाम है? कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 में उसको कन्वेंशन को बनाया गया था और उसके अंडर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं कि आप बच्चों को कैसे ट्रीट करोगे या फिर आप क्या क्या काम करोगे, एक तरह से इन सभी चीजों के बारे में इसमें दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, नो टीचर नो क्लास। तो ये जो रिपोर्ट है वो किसने निकाली है? देखो, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो यूनेस्को ने निकाली है। एक बार यूनेस्को को देख लेते हैं हम। यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, ये किस चीज पे काम करती है? हर एक कंट्री में कोई कल्चर को प्रमोट करना हो, एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई चीज करनी हो, ठीक है, साइंटिफिक चीजों के रिगार्डिंग कोई चीज करनी हो, तो इन सब चीजों के ऊपर ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस में लोकेटेड है। देन इज, वर्ल्ड टीचर्स डे के दिन, जो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन इन्होंने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया। अब इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बेसिकली टीचर के ऊपर, हमारी इंडिया के अंदर टीचर्स के ऊपर रिसर्च करी कि कौन से रूरल एरियाज में कितनी टीचर्स अवेलेबल हैं, कितने अर्बन एरिया में कितनी टीचर्स हैं, विमेन कितनी है, उसमें से मेल कितनी है। देन इज, कौन सी स्टेट के अंदर कितनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं टीचर्स की। तो यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो यूपी के अंदर है। कितनी है? 3.3 लाख। ठीक है, इतनी जो पोस्ट्स हैं वो खाली पड़ी हैं जहाँ पे टीचर को रिक्रूट किया जाना चाहिए।
अब इस रिपोर्ट ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जैसे कि मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि कितने वुमेन टीचर अवेलेबल हैं। चंडीगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन टीचर्स अवेलेबल हैं और त्रिपुरा के अंदर सबसे लोएस्ट हैं। देन इन्होंने बताया कि इंटरनेट एक्सेस कितना है, रूरल एरियाज़ में सिर्फ 14% है, अर्बन एरियाज़ में 42% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूरल एरियाज़ लैग कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। देन उन्होंने बताया कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन से एरिया में कितने अवेलेबल है, तो यहाँ पर रूरल एरियाज में सिर्फ 18% है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीचर्स को बताया कि पहले जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीचर्स थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी एज कम्पेयर टू अभी, ठीक है। 2018-19 के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा टीचर्स एक तरह से जॉब कर रही हैं। बाकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस रिपोर्ट ने बताई है वो ये कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो कितनी है, दैट मीन्स जो बच्चे इनरोल कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, वो कितने हैं एक तरह से। तो ये ऑफकोर्स थोड़े बड़े हैं, तो आप देख सकते हो 102.1% हुए हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रिटेंशन की बात करूँ, ओवरऑल रिटेंशन का मतलब होता है कि जो बच्चों ने इनरोल किया है क्या वो पूरे टाइम तक स्कूल आ जा रहे हैं, क्या उन्होंने ड्रॉप आउट तो नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो रिटेंशन रेट है एक तरह से डिक्रीज हुआ है 2001 के मुकाबले। देन उन्होंने कुछ और चीजें फाइंड आउट की, जैसे कि 1.2 लाख ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर सिंगल टीचर हैं, और वो जो स्कूल हैं वो ज्यादातर रूरल एरियाज में है। तो आप देख सकते हो कि रूरल एरियाज के अंदर जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ कौन रन कर रहा है, सिर्फ एक सिंगल टीचर रन कर रही है। और बाकी इसने क्या चीज बताई कि अभी भी इंडिया के अंदर जो स्कूल्स हैं उनके अंदर कितनी टीचर्स अभी और ज़्यादा रिक्रूट होनी चाहिए, तो 11.16 लाख जो एडिशनल टीचर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाना चाहिए, या फिर इतने टीचर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है इंडिया के अंदर। तो इसी की वजह से जो बच्चों की एजुकेशन है वो इफेक्ट करती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक आपकी जितने भी जो पुरानी रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं वो सारे कवर हो गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रह गई थी तो मैंने आपको आज के लेक्चर में कवर करवा दी है। बाकी की जो आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं अभी आधी कवर हुई हैं, आदि की अपॉइंटमेंट्स आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, तभी आपको ये सब चीज़ें रिटेन रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।